Okay, today ये स्लाइड आप लोगों को दिख रही है? कैन यू सी दिस पिक्चर? Okay. So today I'm going to start with another फैट मेटाबॉलिज्म का अनदर पार्ट एनाबॉलिक पाथवेज। इसमें हम लोग देखेंगे कि फैटी एसिड्स की सिंथेसिस कैसे होती है सेल्स के अंदर। अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फैटी एसिड कैसे ब्रेक डाउन करता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद वो एनर्जी कैसे हमारी सेल्स को मिलती है। आज हम लोग देखेंगे उन फैटी एसिड्स की सिंथेसिस बॉडी में कैसे होती है। सो synthesizing complex molecules from simple precursor that we call anabolism। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से इसको बोला जाता है एनाबोलिज्म। जबकि ब्रेकिंग डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। और दोनों में ही एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। फॉर सिंथेसाइजिंग ए फंक्शनल लिपिड देयर आर टू सेपरेट प्रोसेस टू कंसीडर। मेक द हाइड्रोफोबिक एसाइल चेन, एक हाइड्रोफोबिक एसाइल चेन बनाना पड़ेगा, and complex it usually esterification to another molecule that fulfills a specific function in vivo। तो एक हाइड्रोफोबिक एसाइल चेन एंड एस्टरिफिकेशन के थ्रू इसको फंक्शनल स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। टू मेजर प्लेसेस वेयर फैटी एसिड प्ले अ रोल इन मेटाबॉलिज्म व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईदर। जो टू टू इम्पोर्टेंट रोल है, जो टू इम्पोर्टेंट रोल फैटी एसिड्स का है वो हम लोगों ने देखा है कि एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में है, एनर्जी स्टोरेज के रूप में, है ना। और इसके अलावा क्या है? फॉस्फोलिपिड्स इनकॉर्पोरेशन इनटू मेम्ब्रेन्स। हमारी जितनी भी सेल की मेम्ब्रेन है सब में आपको फॉस्फोलिपिड्स मिलेगा। एंड इसके अलावा बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल पॉजेस ए ग्लिसरॉल बैकबोन बैकबोन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द ग्लाइकोजन एंड दिस इज द ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये ग्लिसरॉल का बैकबोन मिलेगा और ये है आपका फैटी एसिड्स। यही है आपका फैटी एसिड्स। और इसको ब्रेक डाउन होने के बाद इसी से बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये है आपका ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं, ये एनिमेशन आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू सी दिस एनिमेशन? ओके, तो जो भी आप फूड लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के थ्रू, है ना। और ब्रेक डाउन होके अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं तो इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। प्रोटीन अगर ज्यादा ले रहे हैं तो एमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन। तो ये सारा कुछ मॉलिक्यूल हमारे सारे फूड से मिलता है और ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये चीज आप लोगों ने काफी स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या है कि न्यू सिंथेसिस डीनोवो। डीनोवो का मतलब होता है न्यू, है ना। डीनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स प्रीडोमिनेटली इन लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यूज, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स। इन ऑर्गन्स में काफी ज्यादा मात्रा में इन फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है। वो कैसे होता है? हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि ग्लूकोज और एमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये ग्लूकोज से फैटी एसिड कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें हमको कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने उसको एक थोड़ा सा समरी में, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना, क्योंकि आने वाली चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसको अगर आप लोग समझ पाओगे तो आने वाली चीजों को आराम से आप स्मूथली जो है समझ पाएंगे। तो आप देखिए, फैटी एसिड सिंथेसिस रिक्वायर द एक्टिविटी ऑफ टू एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एसिटिल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ACC शॉर्ट फॉर्म इसका ACC है। तो ये एक एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज, फाज। ठीक है, फैज एंड ACC, इन्हीं दोनों के एंजाइम की मदद से फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। इन्हीं दोनों एंजाइम में हम लोग देखेंगे क्या क्या रोल है इनका। तो पहला स्टेप क्या होता है? एसिटल को एंजाइम है। क्या है ये? सेंट्रल मॉलिक्यूल है। सारे
जो बायोमॉलिक्यूल्स है उनसे कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं। तो ये एस्टर कोएंजाइम में जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो हमारा एस्टर कोएंजाइम में कहाँ बनता है? इन द सिट्रिक, जब हमारा ये ग्लाइकोलिसिस होता है फिर उसके बाद पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम में इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एसिटल कोएंजाइम में बन गया है, जो ग्लूकोज हमारा आया था उसको बाहर निकालना पड़ेगा हमको साइटोसोल में इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट। ये जो है मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट। इसके बाद क्या है? एसीसी आएगा, ए बायोटीन डिपेंडेंट एंजाइम। एक बायोटीन डिपेंडेंट एंजाइम है ये। और ये क्या करता है? इट कैटेलाइजेस एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, CO2 का एडिशन करेगा कहाँ पे? एस्टर कोएंजाइम में, और आपका बना देगा मेलोनिल कोएंजाइम में। तो हमारा जो ये आपका एस्टर कोएंजाइम ए बाहर आया, वो हमारा बन गया अब मेलोनिल कोएंजाइम ए। और यही मेलोनिल कोएंजाइम में साइटोसोल में नेक्स्ट रिएक्शंस करेगा, कैटलाइजेस। तो एक और एंजाइम आएगा फैज। तो यहाँ पे आप देखिए 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्लस एसिल कैरियर प्रोटीन which catalyzes the fatty acid elongation to a maximum length of 16 carbon, that is palmitic acid। तो यहाँ पे अनदर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक समरी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग आगे, अब इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे इलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हुआ आपका, ओके। तो ये है एंजाइम्स, बहुत सही समझिए। एस्टिल को एंजाइम में क्या करता है? कार्बोक्सिलेज इट कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम में। जो हमारा एस्टिल कोएंजाइम में आएगा उसकी सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। इसके बाद हमारा अनदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फैटी एसिड सिंथेज। अब ये फैटी एसिड सिंथेज जो है एक एंजाइम नहीं है, ये मल्टीपल एंजाइम है, ठीक है। और मल्टीपल एंजाइम आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग। ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है? ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग इसका फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। KS, मैट, है ना, DH, ER, KR, ACP, TE, ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। और ये शॉर्ट फॉर्म किस चीज का है? इन रिएक्शंस का है, जो यहाँ पे आपको मेंशन की हुई हैं उनका शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो यूनिट है, ये अलग अलग एंजाइम की यूनिट आपस में जुड़ के एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना रही है। इसको हम लोग बोलते हैं फैज, फैटी एसिड सिंथेस। तो देखते हैं क्या क्या फंक्शन करता है ये फैज। इट परफॉर्म 6 डिफरेंट कैटालिटिक एक्टिविटीज। एक है ट्रांस एसाइलेजेस। ये क्या होगा? स्वैपिंग ऑफ कोएंजाइम में विद ACP। ACP का मतलब एसिल करियर प्रोटीन ऑन एस्टल कोएंजाइम में और मेलोनिल कोएंजाइम में। तो जो एस्टल कोएंजाइम में बना और मेलोनिल कोएंजाइम में बना, उसको ACP के साथ जोड़ता है। ACP क्या है? एसिल करियर प्रोटीन है। अगर ACP नहीं जुड़ेगा तो आगे की रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहला काम है, इसको ACP ऐड करता है किसमें? एस्टल कोएंजाइम में और मेलोनिल कोएंजाइम में। तो एक ये फंक्शन हो गया, मतलब 2 फंक्शन हो गए ये। फिर सिंथेज टू कैटलाइज द एडिशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट फ्रॉम 3 कार्बन मेलोनिल ACP इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इलोंगेशन प्रोसेस। फिर सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर रिडक्शन भी करता है, रिडक्टेज रिड्यूस द कीटोन, डिहाइड्रेज कैटलाइज द रिमूवल ऑफ वाटर। ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। रिडक्टेज टू रिड्यूस द ट्रांस डबल बॉन्ड। तो दी बेसिकली अगर आपको एंजाइम का लिखने का आ जाए, फैटी एसिड सिंथेस कैन परफॉर्म 6 डिफरेंट फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और सी कि कैसे फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक समरी अगेन में मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एस्टल कोएंजाइम में, मेलोनिल कोएंजाइम में, है ना। अब यहाँ पे ACP जुड़ा। ये सारी एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? फैज के अंतर्गत हो रही है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे एक और एंजाइम जो मैंने पहला एंजाइम बताया था, वो यहाँ पे ये कन्वर्ट करेगा। एस्टल कोएंजाइम ए जो है मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। सो स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कौन सी हैं? सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें। फैटी एसिड सिंथेसिस जो है आपकी कहाँ पे होती है? सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सेल का साइटोप्लाज्म है, उसमें फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है।
इसमें कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप है एसिटल कोएंजाइम ए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। फिर आता है एक्टिवेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, दैट इज सिंथेसिस ऑफ मेलानिन कोएंजाइम ए। फिर 5 स्टेप इलोंगेशन साइकिल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस वाया एसीपी इंटरमीडिएट्स। तो एसीपी इंटरमीडिएट्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो हम भी देखेंगे। तो उसके द्वारा ये 3 जो स्टेप में ये रिएक्शन होती है फैटी एसिड की सिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये फैटी एसिड बन रहा है ग्लिसरॉल में, लास्ट में जो है ग्लिसरॉल के साथ ये अटैच करके ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं एनिमेशन को। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज आ गया आपका, ये एनिमेशन आप लोग को दिख रहा है। ओके, तो ये आपका आया ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज ये साइटोप्लाज्म है और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके, तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ आपका, ये ग्लूकोज सेल के अंदर आया और ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस करेगा, ठीक है। ग्लूकोज आपका क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस करेगा और पाइरुवेट बनाएगा। ये पाइरुवेट यहाँ पे देखिए, पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ पीडीसी, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एसिटल कोएंजाइम में बन गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा मैट्रिक्स में, इसको हमको बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस पाथवे। कौन सा, ये हम लोग इसको सिट्रिक एसिड में, सिट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। इसी एनिमेशन को मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी समझाया है, देखिए यहाँ पे। तो ये एसिटल कोएंजाइम में हो गया और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज। अब यहाँ पे ये आपका सिट्रेट ट्रांसपोर्टर है, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आसानी से यहाँ से मूव कर जाता है। अब इस सिट्रेट से वापस से कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम में, मतलब वापस से ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये साइक्लिक रिएक्शंस लगातार सेल्स में होती रहती हैं। अगर आप एक्सेस में ग्लूकोज लेते हैं, एक्सेस में आपका ग्लूकोज बढ़ता है, तो ये रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले जो है फैटी एसिड सिंथेसिस में कैसे कन्वर्ट होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये सिट्रेट से सिट्रेट ब्रेक डाउन किया ऑक्सिलरी एसीटोन में और एसिटल कोएंजाइम में। ये एसिटल कोएंजाइम में जो रिमूव हो गया है यहाँ से, यही आगे फैटी एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। अब आ गया हमारा ये जो सिट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमारा ये सिट्रेट आया कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ पे फिर एक एंजाइम आएगा सिट्रेट लाइएज, ये देखिए एटीपी सिट्रेट लाइएज, इसको एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको एसिटल कोएंजाइम में रिमूव हो गया। ये एसिटल कोएंजाइम में फर्दर जो है यहाँ पे देखिए चेन ऐड हो गई, क्या, हाइड्रोकार्बन की चेन ऐड होती जा रही है। तो ये एनिमेशन से आप लोगों को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ये ऑक्सिलरी एसीटोन फ्री हो गया, ये एसिटल कोएंजाइम में जो बना वो हमारा फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन में, ओ सॉरी, फैटी एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारा दो सबस्ट्रेट हैं फैटी एसिड सिंथेसिस जो है। अब हमारी एक तो हमें एसिटल कोएंजाइम में मिल गया और दूसरा मेलानिल कोएंजाइम है जो कि इसी से बना हुआ है, ये भी मिल गया हमको। तो यही दोनों इसके प्रिकर्सर्स हैं, फैटी एसिड के प्रिकर्सर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक अनदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स एसिटिल कोएंजाइम में ट्रांसकार्बोक्सिलेज, ये आया हमारा। तो एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जा रहा है मेलानिल कोएंजाइम में। जो हमारा एसिटल कोएंजाइम में निकला था बाहर, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से, वो कन्वर्ट हो रहा है मेलानिल कोएंजाइम में। यहाँ पे आ रहा है आपका एसीसी, है ना, एसिटल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। जो एसीसी एंजाइम मैंने पहला बताया था, वही यहाँ पे ये देखिए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एनिमेशन में भी आप देख पा रहे हो। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस टाइप से होता है, ठीक है। ये बायोटीन डिपेंडेंट है, ठीक है। बायोटीन करियर प्रोटीन इसमें लगा होता है। ज़्यादा मैं इसके स्ट्रक्चर या के डिटेल में नहीं जाऊंगा।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। हमारा ये एस्टर कोएंजाइम में आया और फिर यहाँ से एटीपी आया जिसने एक कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ आपका बन गया मेलोनिल कोएंजाइम ए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, सॉरी, बायोटीन डिपेंडेंट एटीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एस्टर कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अब जो एस्टर कोएंजाइम है दैट विल कन्वर्टेड इनटू मेलोनिल कोएंजाइम ए। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब ये मेलोनिल कोएंजाइम से ए से ही आपका बनेगा क्या, फैटी एसिड। ओके, अब हमारे पास दो सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन कौन से बन गए, एक एस्टर कोएंजाइम में है और एक मेलोनिल कोएंजाइम में है। ये आपस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है एस्टर कोएंजाइम में, मेलोनिल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ एसीसी। इसके अलावा इनके इसमें जुड़ेगी एसीपी, ठीक है, एक प्रोटीन इसके साथ जुड़ेगी जिसके कारण ये आगे रिएक्शन कर पाएंगे। तो फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द रिपीटेटिव कंडेंसेशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम मेलोनिल कोएंजाइम में एंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलिस्ट फैटी एसिड सिंथेस। और क्या प्रोड्यूस होगा, पामीटेट, 16 कार्बन कंपाउंड पामीटेट प्रोड्यूस होगा। और इसमें देखिए ये रिएक्शंस होंगी, लोडिंग ऑफ प्रिकर्सर्स वाया थायोएस्टर डेरिवेटिव फॉलोड बाय चेन इलांगेशन। जो कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन थी वो इसमें ऐड होगी विद द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शंस जो है लगातार होती रहेंगी और ये चेन का निर्माण यहाँ पे होगा। अब आगे आते हैं। यहाँ से मैंने वो स्ट्रक्चर आपको फैटी एसिड सिंथेज जो अब हम लोग देखने वाले हैं उसका फंक्शन, उसको उसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाया हुआ है जिससे आप इसकी सब यूनिट्स को समझ सके। यहाँ देखिए कीटो एसिल सिंथेज KS, ठीक है, यहाँ पे देखिए बीटा कीटो एसिल सिंथेज। तो ये जो है ये वाली रिएक्शन को करता है। मैट क्या है, इसे मेलोनिल एसिटिल ट्रांसफेरेज, ये वाला रिएक्शन होगा इसमें। तो मैं इस पे रिएक्शंस में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म, सॉरी, पाथवे आपको लिखना होगा एग्जाम में। अगर ये आया क्वेश्चन तो इस तरह से ये मैकेनिज्म आप बता सकते हो कि क्या है जो मैंने। तो ये एंजाइम सब यूनिट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। In eukaryotic cells, elongation happens in both cytoplasm and endoplasmic reticulum with the enzymes of cytosolic phase of endoplasmic reticulum। तो यूकैरियोटिक में आपका जो ये इलोंगेशन प्रोसेस है, फैटी एसिड की सिंथेसिस जो इलोंगेशन होता है वो प्रोसेस कहाँ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा। Microsomal fatty acid elongation that happens in endoplasmic reticulum involves acyl coenzyme derivatives and it's performed by separate enzymes bound to cytoplasmic phase of endoplasmic reticulum। तो इसमें जो एंजाइम्स है वो क्या क्या एंजाइम्स लगेंगे वो यहाँ पे ये फेज यूनिट के अंतर्गत वो सारा कुछ आ चुका है। 6 रिएक्शन बेसिकली ईच राउंड ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस में होता है। कंडेंसेशन ऑफ द प्रिकर्सर, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड फिर से रिडक्शन। सो डिफरेंट सिंथेसिस, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये सब कुछ अलग अलग ये बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को दिखाया हुआ है और इसको आप लोग नोट्स में भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया हुआ है। नोट्स जो मैंने भेजा है उसमें डिटेल में ये रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये है हमारा फैटी एसिड सिंथेज। यहाँ एनिमेशन में आप देख पा रहे हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, अलग अलग सब यूनिट्स है इसकी, KR, ER, DH, KS, और ये अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। ट्रांसफर एंड कंडेंसेशन, मॉडिफिकेशन के लिए ये है, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शन ये यूनिट्स करती हैं। ACP एंड TE, दीज आर द डिफरेंट सब यूनिट्स और इन्हीं सब यूनिट्स के बीच में आपका ये सारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एस्टर कोएंजाइम में आया, ये ACP में जुड़ गया तो ये पहला रिएक्शन हुआ, ACP में जुड़ गया, यहाँ ये वाला जो बना, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक थायोस्टर बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा ACP में बन गया। अब यही जो इन सबस्ट्रेट बना ये अगली सब यूनिट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया
इसके बाद अगली रिएक्शंस जो है यहाँ पे चेन जो है जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख पा रहे हो सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे आसानी से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हो पा रहा है। अब ये वापस से इसमें जुड़ गया तो ये एक आपका हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये वाला स्टेप हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इस टाइप से ये रिएक्शन, इस टाइप से ये सब यूनिट्स लगातार करती रहती हैं। अब ये अगली सब यूनिट में पहुंच गया के आर पे। ठीक है, के आर पे क्या होगा, ये देखिए NADPH आया एक, NAD यहाँ पे एनर्जी मिला इसको और ये मूव कर गया नेक्स्ट सब यूनिट पे DH पे। फिर ये आया ER पे और देन अगेन मूव ऑन टू KS। तो हर सब यूनिट का एक फंक्शन है और वो लगातार ये फंक्शन होता रहता है और इस टाइप से ये चेन का निर्माण यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा पामिटिक एसिड। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन लगातार होती रहती है। तो यहाँ हम लोगों ने एनिमेशन में भी इस चीज को देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड, ये रेगुलेशन भी इसका फैटी एसिड का कैसे होता है। सिट्रेट इसको रेगुलेट कर सकता है एलोस्ट्रिकली। और डीफॉस्फोराइलेशन, इंसुलिन एक्टिवेटेड फॉस्फेटेज, ये सारा क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं। अगर सिट्रेट जो है और ये इंसुलिन एक्टिवेटेड प्रोटीन फॉस्फेटेजेस, तो इन एक्टिविटी के थ्रू इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि फैटी एसिड सिंथेसिस का, फैटी एसिड्स का निर्माण ज्यादा होने लगता है। और इसके बाद फीडबैक इनहिबिशन भी होता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा फैटी एसिड बनने लगा तो जो प्रोडक्ट है पामिटोइल को एंजाइम ए, जो पामिटिक एसिड बना है, वही इसको नेगेटिव इनएक्टिवेट करने लगता है। दैट विल कॉल फीडबैक इनहिबिशन, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको इनहिबिट कर रहा है प्रोसेस को। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है जो इसको इनएक्टिवेट कर सकता है। तो दीज आर द सम ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ दिस फैटी एसिड सिंथेसिस। ओके, नाउ हम लोगों ने बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड सिंथेसिस दोनों देख लिया है। अगर हम दोनों को डिफरेंस देखें तो साइट, सबसे पहले इसकी साइट कहाँ पे है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। जबकि फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है, साइटोसोल के अंदर होता है। ये एक्टिवेटेड बाय ग्लूकेगॉन, बीटा ऑक्सीडेशन ग्लूकेगॉन के द्वारा एक्टिवेट हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। या फिर लो ब्लड ग्लूकोज, जबकि ये क्या है, इंसुलिन। या फिर हाई ब्लड ग्लूकोज, जब हाई ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो फैटी एसिड सिंथेसिस नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। एक्टिवेटर क्या है, को एंजाइम ए, जबकि इसमें एसिल करियर प्रोटीन ACP है ना, जो इसको एक्टिवेटर का काम करते हैं और प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। इनिशियल सबस्ट्रेट क्या है, फैटी एसिड है, बीटा ऑक्सीडेशन का फैटी एसिड ही होगा। इसमें से ATP हमको निकालना है जब हमें ATP की ज्यादा जरूरत है, यानी कि ब्लड में लो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। इसमें क्या है, एस्टल को एंजाइम में, एस्टल को एंजाइम में काफी ज्यादा है, बन गया है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होगा, पाइरुवेट से एस्टल को एंजाइम में ज्यादा बनेगा। जब एस्टल को एंजाइम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेलोनिल को एंजाइम में, और ये आपका फैटी एसिड सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। को एंजाइम्स FAD NAD प्लस, जबकि इसमें क्या है, NADPH NADP प्लस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, क्लीवेज। जबकि इसमें क्या क्या होता है, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर को आपस में दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कंडेंस करते हैं। फंक्शन, क्लीव्स टू कार्बन एसाइल ग्रुप, जबकि इसमें क्या है, टू कार्बन एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसमें ब्रेक हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो बीटा ऑक्सीडेशन इज बेसिकली फॉर कैटाबोलिज्म, तो यहाँ पे ये क्लीव हो रहा है। जबकि फैटी एसिड सिंथेसिस में दिस इज द एनाबोलिज्म, तो यहाँ पे दो कार्बन एसाइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट इसका एस्टल को एंजाइम ए है, यही वाला फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा इसका एस्टल को एंजाइम ए। जबकि इसका फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा पामिटेट एंड अदर फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स की जरूरत है शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, उस डिपेंड करेगा फास्ट पे, है ना, फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे। ओके,
So this is the difference between beta oxidation and fatty acid synthesis. तो हम लोग देख सकते हैं कि वी व्हेन वी डिस्कस द मेटाबॉलिज्म ऑफ कंपाउंड, वी आर रिफरिंग हाउ इट इज टेकन अप एंड यूज्ड टू हेल्प कीप एन ऑर्गेनिज्म होम्योस्टैटिक एंड हेल्दी। तो ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस रूप में एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं। तो बेसिकली ये देखिए आप लोग, तो ये रिएक्शन क्या है, दे आर रेसिप्रोकली रेगुलेटेड। हम लोगों ने देखा है ग्लूकेगॉन से रेगुलेट हो रहा है, एक इंसुलिन से हो रहा है, दोनों का ही फंक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों ही रिएक्शन बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस रेसिप्रोकली रेगुलेटेड होती है हार्मोन्स लेवल पे। प्रोसेसेस आर द एंड आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इसके प्रोसेसेस को हम लोग देखें तो ये इट्स जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक चेन बन गई है और यही जो है ब्रेक डाउन कर रही है, चेन ब्रेक डाउन करके वापस से आपका एसिटल कोएंजाइम में बना देगा। यही एसिटल कोएंजाइम में जो बन गया बीटा ऑक्सीडेशन में, ये एंटर करेगा आपका फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में, क्योंकि ये है इसका प्रिकर्सर। ये मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा और यही मेलोनिल कोएंजाइम में जब एसीपी के साथ जुड़ के आपका बना देगा वापस से फैटी एसिड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को रेसिप्रोकली जो है ये रिएक्शंस होती हैं। डिग्रेडेशन कन्वर्ट ट्राइएसिलग्लिसरॉल इनटू स्मॉल 2 कार्बन एक्टिवेटेड एसिटल यूनिट्स, यानी कि ये वाला यूनिट दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय टीसीए साइकिल इन ए प्रोसेस। सो आप लोग देख पा रहे हो फैटी एसिड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन आर मिरर इमेजेस प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। थैंक यू। तो ये क्लास यहाँ पे खत्म हो गई इसका। ये आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स?